हे गाइस, वेलकम बैक। तो इससे पिछले वाले क्लास में मैंने एक डायपोल के एक्सियल लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के बताया था कि एक डायपोल के कारण एक्सियल लाइन पे किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कितनी होगी। तो हमने कुछ एक रिज़ल्ट निकाला था, ये इस टाइप का रिज़ल्ट था कि E इज इक्वल टू 2kPr बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आया था वो इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो आज चलिए इन्हीं को आगे बढ़ाते, इसी को आगे बढ़ाते, थोड़ा इसी के बारे में चर्चा करते हैं कि ये जो फॉर्मूला आया था इससे क्या पता चलता है हमको। तो यहाँ पे देखिए, ये फॉर्मूला ना थोड़ा इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि ये इस फॉर्मूले में से उतना कुछ पता चल नहीं रही। क्योंकि देखिए यहाँ पे r है और नीचे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए ये 2 और k तो कांस्टेंट है, ठीक है, 2 कांस्टेंट और k तो कांस्टेंट है। p डायपोल मोमेंट होता है, यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाना है तो डायपोल मोमेंट को बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। पर r पे यहाँ पे देखिए, क्योंकि ऊपर r है नीचे आर स्क्वायर माइनस स्क्वायर, अगर इसको मैं बढ़ाता हूँ यानी ये जो डिस्टेंस है, ये r डिस्टेंस बढ़ाता हूँ, ये डिस्टेंस बढ़ाता हूँ तो ये तो बढ़ेगा, तो इसके अनुसार इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ना चाहिए। लेकिन आर स्क्वायर है तो जितना बढ़ाएंगे उसका स्क्वायर होगा, प्लस की ये ए का स्क्वायर होके माइनस होके स्क्वायर होगा, यानी नीचे वाला क्वांटिटी क्या हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और ज़्यादा बड़ा होने के कारण क्या आएगा, ऊपर वाले क्वांटिटी, ज़्यादा बड़ा क्वांटिटी से ऊपर वाला को डिवाइड करेंगे, यानी छोटी क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू छोटा हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे पता नहीं चल पा रहा है कि आर बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी। तो इसको क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ पर एक हम जनरल केस लेंगे, एक केस लेंगे। केस क्या लेंगे वो देखिए। तो यहाँ पे हम एक केस लेने वाले हैं स्पेशल, इसको स्पेशल केस बोलते हैं। देखिए क्या है स्पेशल केस। ये जो डायपोल लेंथ है ना, जिसे हमने 2a माना था, ये डायपोल लेंथ को मैंने 2a माना था। मैं क्या करता हूँ, ये जो डिस्टेंस था r, यानी ये सेंटर से लेकर ये पॉइंट P तक, ये जो डिस्टेंस था पॉइंट P का सेंटर से जो r हमने माना था, मान लीजिए इस पॉइंट को मैं ना एक्सियल लाइन में बहुत दूर कर देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा दूर ले लेता हूँ। तो उससे क्या होगा कि ये r ना जब बढ़ेगा तो r का स्क्वायर होगा तो वो और छोटा हो जाएगा। ऐसे समझिए आप, मान लीजिए कि आप अपने छत पे खड़े हैं और कोई दोस्त आप पर लगभग 2 किलोमीटर से दूर से देख रहा है। आप 4 महल्ला का एक घर है जिसमें छत पे खड़े हैं और वो छत है थोड़ा सा बड़ा, लगभग 15-20 मीटर का लंबा छत है। तो आप उसमें एक कोने में खड़े हैं। अब आपका दोस्त लगभग 2 किलोमीटर से देख रहा है। तो अब वो देख रहा था, लेकिन आपने क्या किया, वो छत से एक कोने से चलकर दूसरे कोने तक आप पहुँचे हैं। तो आपको आपका दोस्त को क्या लगेगा कि जो मेरा दोस्त जहाँ खड़ा था अभी भी वहीं खड़ा है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस इतनी ज़्यादा दूरी है ना आपके और आपके दोस्त के बीच कि उसको पता ही नहीं चलेगा कि आप मूव भी किए हैं सो। क्योंकि छत का डिस्टेंस कितना है, मात्र 10 मीटर, लेकिन आपका दोस्त कहाँ खड़ा है, 2 किलोमीटर दूर। तो 10 किलोमीटर दूरी को के बीच में आपको कंपेयर करना है मात्र 10 मीटर का, तो वो आप उसमें आप छोड़ सकते हैं, 10 मीटर को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। आप 2 किलोमीटर डिस्टेंस में अगर 10 मीटर को आप नेगलेक्ट कर दीजिएगा तो आपको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। वो दोस्त जो आपको 2 किलोमीटर दूर खड़ा है उसको वही नज़र आएगा, ऐसे नज़र आएगा कि आपने वहाँ से हिला भी नहीं है, जहाँ पहले था मतलब वहीं पे है। क्योंकि 10 मीटर से उसको पता भी नहीं चलेगा ना कि चेंज किया नहीं किया, कैसे चला भी नहीं चला, उठा भी नहीं उठा, सो कुछ पता नहीं चला। लेकिन आपको पता है कि आपने एक कोने से दूसरे कोने तक आप गए हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आप एक ऐसी क्वांटिटी लेते हैं जो बहुत छोटा है और उसके कंपेयर में एक बहुत बड़ी क्वांटिटी लेते हैं, तो वहाँ पे आप छोटी क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे हटा सकते हैं, ठीक है। जिसे इसी तरह अगर मैं 1 किलोमीटर की बात करूं और उसमें मैं बोलूं कि 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के
डिस्टेंस में कितना छोटा होता है, तो आप मान सकते हैं 10 सेंटीमीटर क्या हो, कुछ नहीं होगा। अगर उसको आप जोड़ भी दें या घटा भी दें, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्पेशल केस ले रहे हैं जिसमें हम ये मान रहे हैं कि जो हमारा आर है, यानी ये पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा किससे, ए से, यानी किससे, डायपोल लेंथ है। डायपोल लेंथ तो छोटा ही होता है, उसका हम आधा करके ए कर दिए हैं। यानी अगर मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर का था डायपोल लेंथ, उसको आधा करके 1 सेंटीमीटर कर दिए। एक तो 1 सेंटीमीटर ये पहले से आधा है, और ये हम यहाँ पे केस क्या ले रहे हैं कि जो आर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है। तो अब ये क्वांटिटी पहले से छोटी थी, अब ये और छोटी होगी इसको बढ़ाने से। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये और छोटा हो जाएगा। छोटी क्वांटिटी को आप अगर स्क्वायर करते हैं ना तो वो और छोटी हो जाती है। जैसे आप 0.0002 का आप स्क्वायर कीजिए तो आपको और छोटी क्वांटिटी मिलेगी। आपको और छोटी क्वांटिटी क्या मिलेगी, 0.000002, इस टाइप से समथिंग कुछ मिलेगा आपको। तो देखिए ये इतना था, अब ये इतनी और छोटी हो गई। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक छोटी क्वांटिटी जो पहले से छोटी है उसका आप स्क्वायर कर रहे हैं तो वो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, और छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पे आर हमारा एक तो हम ज़्यादा लिए हैं, उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और यहाँ पे ए पहले से छोटा है, उसका भी स्क्वायर करिए तो ये और छोटा गया। तो ये क्वांटिटी बड़ी है, बहुत बड़ी है, और ये क्वांटिटी बहुत छोटी है। तो अगर आप बहुत बड़ी क्वांटिटी में बहुत छोटी क्वांटिटी को आप प्लस माइनस करेंगे ना तो थोड़ा फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे 1000 मीटर में अगर आप 1 सेंटीमीटर को जोड़ दें या घटा दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा। 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर में अगर 1 सेंटीमीटर को आप जोड़ते हैं ना या घटाते हैं ना तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। क्या होगा, 999 सेंटीमीटर इस टाइप को कुछ आएगा, 999 मीटर होगा। और उसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए कितना, तो उतना फ़र्क पड़ता नहीं है। आप बहुत बड़ी क्वांटिटी में से बहुत छोटी क्वांटिटी को अगर माइनस या प्लस करते हैं ना, जोड़ते या घटाते हैं तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे वही कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है ये, और उसमें हम क्या माइनस कर रहे हैं, बहुत छोटी क्वांटिटी। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से नेगलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से हम उसको हटा सकते हैं। तो इसको हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आएगा ये कुछ इस टाइप का आएगा, 2kPr बाय, नीचे ये तो हटा दिए, इसको ये तो ख़त्म हो गया, तो आर स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर का पावर 4, ठीक है। यहाँ से एक आर और एक आर कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा 3। तो जो फाइनल फॉर्मूला आया इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या आया, 2kP बाय आर क्यू, ठीक है। तो ये फाइनल फॉर्मूला आता है एक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पे किसी पॉइंट पर। ये पॉइंट हमने कहाँ माना था, एक्सियल लाइन पे माना था, तो वो उसी का इलेक्ट्रिक फील्ड निकला। अब इस फॉर्मूले को हम एनालाइज करेंगे, ठीक है। ये जनरल केस लेके एक स्पेशल केस लेके हम क्या किए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालें, इसी से निकालें। अब इसी को एनालाइज करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा था ढंग से। तो यहाँ पे हमें अब देखिए सिर्फ 2 है, K है, P है और R है, तो यहाँ पे आराम से एनालाइज कर सकते हैं। तो जिन्होंने पिछले क्लास में यहाँ तक लिखा था तो इसमें आप 2 लाइन इसको भी लिख लीजिए, ठीक है। और ये आपका फाइनल फार्मूला है, और इस फार्मूले को मैं फिर से यहाँ पे लिखता हूँ और इसको मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, करता हूँ। देखिए फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरह से आया, 2kP बाय आर क्यू, ठीक है। इससे पहले की क्लास में हमने देखा था कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या एक पॉइंट चार्ज भी क्या बनाता है, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और उसका फॉर्मूला क्या आया था, तो उसका फॉर्मूला आया था KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है। तो क्या दोनों में अंतर है, एक पॉइंट चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है या एक डायपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए
ये एक डायपोल बना रहा है और एक जो पॉइंट बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पॉइंट के कारण, पॉइंट चार्ज के कारण, वो कितना आया था, वो आया था KQ/r²। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल रही, क्या, देखिए 2K तो कांस्टेंट हो जाएगा, P भी कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जब हम डायपोल ले रहे हैं तो उसका कुछ डायपोल मोमेंट होगा, उसमें कुछ फिक्स चार्ज होते हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर एक फिक्स क्वांटिटी आएगी, और वो तब तक चेंज नहीं होगी जब तक हम डायपोल को नहीं चेंज कर रहे हैं, यानी इसका चार्ज या फिर इसका डायपोल लेंथ को ना चेंज कर रहे हैं। तो इसको हम चेंज करने वाले हैं नहीं, तो ये भी क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सिर्फ आर पे डिपेंड कर रहा है, यानी जो डिस्टेंस है पॉइंट का उसी पर डिपेंड कर रहा है। अब देखिए एक पॉइंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, पॉइंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस पर, वो 1/r² पर डिपेंड कर रहा है। ओके, ये चीज़ हम देख चुके हैं। लेकिन जो एक डायपोल के कारण आ रहा है, एक डायपोल के कारण जो आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कुछ इस तरह से डिपेंड कर रहा है। इन्वर्सली डिपेंड तो है, लेकिन क्या, पावर 3। अब इससे आप देखिए, जिस तरह से एक पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, इसी तरह से एक डायपोल भी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, और इसका नेट डायरेक्शन किधर होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, वो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे इससे क्या पता चल रहा है, तो इससे ये पता चल रहा है कि एक पॉइंट चार्ज के कारण जो डिस्टेंस पर डिपेंडेंसी होती है वो स्क्वायर का होता है, और जो एक डायपोल के कारण डिस्टेंस पे जो डिपेंडेंसी होता है यानी निर्भरता होती है, वो क्यूब का होता है, पावर 3 का होता है। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर एक पॉइंट चार्ज को आप किसी डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, और उसी पॉइंट चार्ज को आप किसी पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, तो और थोड़ा सा भी डिस्टेंस को वेरी करें ना, तो क्या होगा, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पॉइंट चार्ज था, ठीक है, ये पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बना था। आपने यहाँ पे क्या एक पॉइंट लिया था, इसको क्या किया आपने, 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, यानी ये पॉइंट यहाँ था, यहाँ आपने कर दिया, तो 3 टाइम्स आपने बढ़ाया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, पॉइंट के कारण 9 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो 9 टाइम्स यानी 9 गुना क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा एक पॉइंट चार्ज के केस में। यानी अगर यहाँ पे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड 9 कूलम का था, 9 न्यूटन पर कूलम का, तो यहाँ पे उसी चार्ज को उठा के यहाँ पर ले आएंगे, उस टेस्ट चार्ज को उठा के इस पॉइंट पर ले आएंगे जो यहाँ से 3 गुना ज़्यादा दूरी पे है, तो हम क्या देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू हो गया यहाँ पे 1 न्यूटन पर कूलम, यानी 1 न्यूटन पर कूलम का हो गया है। ठीक है, या फिर वोल्ट मीटर भी लिख सकते हैं आप यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ठीक है, जो आपको लिखना। ओके, अब यहाँ पे हम क्या किए, इसको हटा के हमने ये क्या किया, एक डायपोल ले लिया। क्या किया, एक डायपोल ले लिया। ठीक है, ये प्लस माइनस बीच में एक डायपोल लेंथ है, तो ये एक क्या बना, ये हमारा एक डायपोल बना। ओके, अब डायपोल एक लिए, इसी तरह यहाँ पे कैलकुलेट किए तो कुछ आया था हमारा 27 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, यानी 27 न्यूटन पर कूलम का आया था। फिर मैंने क्या किया, उसी चार्ज को 3 गुना बढ़ा के उसी पॉइंट पर कर दिया जहाँ पे हमने पॉइंट चार्ज के केस में किया था। ओके, अब क्या होगा, अब हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो था, जो यहाँ पे 27 न्यूटन पर कूलम का था, अब ये कितना हो गया, 3 गुना कम, यानी मात्र हाँ ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, मात्र 3 न्यूटन पर कूलम का हो गया। मतलब कि पहले अगर मान लीजिए यहाँ पे पहले अगर देखिए पॉइंट चार्ज के केस में कितना कम हो रहा है, मात्र 9 गुना कम हो रहा है। ठीक है ना, 9 गुना कम हो रहा है पॉइंट चार्ज के केस में। लेकिन डायपोल के केस में क्या जा रहा है, 27 न्यूटन पर कूलम से घट के कितना हो जा रहा है, 3 न्यूटन पर कूलम।
यानी 27 गुना घट जा रहा है। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के कारण जो है वो 27 गुना घट रहा है। उतना ही डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं जितना पहले पॉइंट चार्ज के केस में था। 3 टाइम्स बढ़ाए, यानी 3 गुना डिस्टेंस को बढ़ा दिए, दूरी को बढ़ा दिए। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ वो 9 गुना कम हुआ। लेकिन डायपोल के केस में क्या हुआ कि 3 गुना डिस्टेंस बढ़ाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 27 गुना कम हो गया। मतलब कितना तेज़ी से कम होता है कि अगर आप किसी डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड में है ना, और थोड़ा सा भी आप डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो समझे इलेक्ट्रिक फील्ड ख़त्म ही हो गया। मतलब इतना तेज़ी से घट जाता है पावर, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ताकत होता है वो इतना तेज़ी से घट जाता है कि आप वहाँ पे महसूस ही नहीं कर पाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, कि आपके ऊपर फोर्स ही नहीं लगेगा, उस चार्ज पे फोर्स ही नहीं लगेगा। मान लीजिए यहीं पे 27 से सीधे 3 हो गया तो कितना फोर्स, पहले आप 27 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को आप महसूस कर रहे थे, लेकिन अब आप कितना कर रहे हैं, मात्र 3 न्यूटन पर कूलम। इससे ये पता चलता है कि डायपोल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तेज़ी से कम होता है क्योंकि पावर 3 है, और पॉइंट चार्ज के केस में पावर 2 है, इसलिए उसमें भी घटती है लेकिन उतना तेज़ी से नहीं घटती है जितने डायपोल के केस में घटता है। तो ये चीज़ आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा दोनों में अंतर क्या है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज के कारण जो, इसी तरह आप अगर देखेंगे तो अगर डिस्टेंस को कम करेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। डायपोल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा और पॉइंट चार्ज के कारण केस में उतना तेज़ी से नहीं बढ़ेगा। तो उल्टा भी आप देख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो क्या कीजिए, डायपोल के बगल में ही रख दीजिए पॉइंट को, तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से इलेक्ट्रिक फील्ड का मान वहाँ पे आपको मिलेगा। बहुत तेज़ फोर्स लगाएगा वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में। किसी चार्ज को रखेंगे, टेस्ट चार्ज को, तो बहुत तेज़ी से खींचेगा उसको वो डायपोल। ठीक है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ताकत कितना बढ़ या घट रहा है आप दूरी के हिसाब से। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि दोनों में क्या अंतर है। और इसी तरह से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ दिया जाएगा, बना के इधर उधर से बना के क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉइंट चार्ज के केस में किस तरह से कम होता है डिस्टेंस बढ़ाने पर, और डायपोल के केस में किस तरह से घटने बढ़ता है। तो इस तरह से आपको ऊपर नीचे करके, इधर उधर से करके, अलग अलग तरह से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है, आपने पढ़ा अच्छा से, तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज के कारण और एक डायपोल के कारण में क्या अंतर होता है वो आप अच्छा से समझ गए होंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं ना एक चीज़ मेरे दिमाग में आया कि हो सकता है कि स्टूडेंट्स के अंदर एक डाउट आया होगा, और वो डाउट किस तरह का आया होगा वो मैं दिखाना चाहता हूँ। जैसे पिछले लेक्चर में जब मैं डायपोल मोमेंट के बारे में बता रहा था तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होता है, यानी P जो होता है, उसका जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में होता है। ठीक है, लेकिन जब हम एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, इस तरह का हमने अरेंजमेंट लिया था डायपोल का, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया था हमारा कैसे आया था, नेगेटिव चार्ज नज़दीक था तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ था, तो इधर आया था कुछ। ठीक है, और हमारा डायपोल मोमेंट जो होता है, किसी डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी इधर की ओर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, आपके अंदर में दिमाग में एक कन्फ्यूजन आया होगा कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर इधर आ रहा है, यानी लेफ्ट से राइट की ओर आ रहा है। ठीक है, अगर मेरे तरफ सॉरी हाँ राइट की तरफ आ रहा है, आपकी तरफ लेफ्ट की तरफ आ रहा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो राइट की ओर है, इधर है, और यहाँ पे डायपोल मोमेंट का भी जो डायरेक्शन है वो इधर है। तो यहाँ तो सेम हो जा रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट तो कहाँ, ये तो फिर गलत हो गया। नहीं, गलत नहीं है, देखिएगा ऐसे इसका अगले केस में जब मैं निकालूंगा ना इक्विटोरियल लाइन पे, तो वहाँ पे अपोजिट आएगा। लेकिन आप इसको समझिए, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ रहा है दोनों के कारण, और जो मैंने बताया था वो इंडिविजुअल चार्ज के कारण। एक आप चार्ज लीजिए, पॉजिटिव चार्ज लीजिए, उसका डायरेक्शन क्या होता है,
ऐसे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, यानी पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में एंड होता है, यही होता है ना। तो उसके इस फील्ड के कंपेयर में इसका जो डायरेक्शन है डायपोल मोमेंट का वो अपोजिट होता है, ठीक है, इंडिविजुअल केस में, ठीक है। आगे जब मैं आपको एक टॉपिक बताने वाला हूँ कि अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल को रख दें एक एंगल के साथ, तो उसमें कितना टॉर्क लगेगा आगे मैं बताऊंगा। तो कुछ इस तरह का वो आएगा कि इस तरह का डायपोल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा, ठीक है, इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड आपका दिया रहेगा। इस तरह से हम एक डायपोल को रख देते हैं, यहाँ प्लस, यहाँ पे माइनस चार्ज, ठीक है। तो ये क्या करता है, डायपोल को ना ऐसे घुमा देता है, पूरा घुमा के सीधा कर देता है। तो ऐसा क्यों करता है, क्यों देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। यहाँ पे कैसे पता चल रहा है, तो देखिए ये एरो इधर है, यानी इधर कहीं पॉजिटिव साइड, इधर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कहीं पॉजिटिव से निकल रहा होगा, और किधर जा रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज का जब मैं प्रॉपर्टी बता रहा था तो वहाँ पे ये मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और जाके कहाँ समाप्त होती है, नेगेटिव चार्ज में। तो ये यहाँ पे निकलते हुए ऐसा दिख रहा है, तो यहाँ पे इधर कहीं भी पॉजिटिव चार्ज से निकल रही होगी और इधर कहीं भी जाके ये लास्ट हो जाएगी, यानी कहीं जहाँ पे इसको नेगेटिव चार्ज मिलेगा वहाँ पे जाके वो टर्मिनेट हो जाएगा, यानी अंत हो जाएगा उसका। इसीलिए इसको हम एरो के साथ से दिखाएं, क्योंकि उतना लंबा हम दिखा नहीं सकते, इसीलिए मैं यहाँ पे एरो से दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा डायपोल मोमेंट क्या होगा, देखिए ये पॉजिटिव है, इधर ये साइड पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, और ये नेगेटिव क्या करेगा, इसको निकल, तो ये इधर जाएगा, ये साइड ये साइड इधर जाएगा और ये साइड इधर जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या आएगा, ये डायपोल ऐसे घूम जाएगा, ये जो हमारा डायपोल है ना ये ऐसे घूम के ऐसे हो जाएगा, और जब ये ऐसे हो जाएगा इस टाइप का, तो ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। अब देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का, हाँ यहाँ पे क्या है, जब हमने यहाँ पे रखा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कैसा था इसका, ये डायरेक्शन डायपोल का, तो ऐसे था नेगेटिव से पॉजिटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या हो गया, तो ये जब ऐसा घूम गया, हाँ मैंने सही लिया है, क्या कहीं गलती मिस्टेक हो रहा है क्या, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव इसको रिपेल करके ऐसे, और ये हाँ ठीक है, तो ये इसको रिपेल करेगा, तो ऐसे घूम जाएगा और ये हो जाएगा ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, और ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर, यानी सेम। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सेम। तो जहाँ आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा ना, जहाँ भी आपको चार्जेस का कॉम्बिनेशन मिलेगा वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और डायपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन सेम हो जाएगा, और कहीं कहीं अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट अभी कैसे होगा, जब मैं आपको भी बताऊंगा। सेम डायपोल के केस में जब मैं पॉइंट को इक्वेटोरियल लाइन पे लूँगा ना, तो वहाँ पे अपोजिट हो जाएगा और कहीं कहीं पे सेम हो जाएगा। तो ये जो मैंने बताया था ना, वो बताया था इंडिविजुअल चार्ज के कारण, कि अगर आप सिंगल पॉजिटिव चार्ज लेते हैं या सिंगल नेगेटिव चार्ज लेते हैं तो उसके कंपेयर में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट होता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगा। अच्छा एक चीज़ और, क्या इलेक्ट्रिक डायपोल का कोई एग्जांपल है जो हमारे डेली लाइफ में, कोई एग्जांपल? डायपोल तो मैंने बता दिया कि हाँ, अगर आपको समझ में भी आ गया होगा कि दो बराबर चार्ज होते हैं और अपोजिट नेचर के होते हैं, यानी एक पॉजिटिव होते हैं एक नेगेटिव होते हैं। तो क्या रियल लाइफ में कोई ऐसा एग्जांपल? बिल्कुल है रियल लाइफ। वो क्या है, हम लोग रोज़ यूज़ करते हैं, नमक। नमक क्या है, NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, सोडियम पॉजिटिवली चार्ज होता है और क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज होता है। और ये जब मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो कैसे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो ऐसे बनाते हैं। ये हमारा क्या है, सोडियम का एटम, और ये हमारा क्या है, क्लोरीन का एटम। ये हमारा क्लोरीन का एटम जो माइनस चार्ज के साथ है, और ये हमारा सोडियम का एटम जो प्लस चार्ज के साथ है। दोनों का सेंटर है, ठीक है। ये क्लोरीन एटम का सेंटर यानी न्यूक्लियस, और ये सोडियम एटम का न्यूक्लियस, ठीक है। दोनों के बीच क्या है, एक डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस तो होगा, और हम जानते हैं कि इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस होती हैं। तो ये हमारा एग्जांपल है। यहाँ पे क्या है, सोडियम में क्या होता है,
इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कम होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो माइनस होता कम होता है, सॉरी पॉजिटिव, हाँ इलेक्ट्रॉन कम होता है तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, यानी प्रोटॉन ज़्यादा होता है सोडियम के केस में, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, क्लोरीन में नेगेटिव चार्ज इसलिए आती है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है और प्रोटॉन्स कम होते हैं, ठीक है, इसीलिए ये नेगेटिवली चार्ज होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो देखिए दोनों में, एक में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, एक में इलेक्ट्रॉन कम है, और इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻19 कूलम, यानी दोनों में चार्ज तो सेम है, हर एक में पॉजिटिव है और एक में नेगेटिव, यानी एक में प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है, और प्रोटॉन में भी चार्ज कितने होते हैं, जितना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन में होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम -19 कूलम, इसी तरह एक प्रोटॉन में भी चार्ज उतना ही होता है, प्रोटॉन में भी चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, इतना ही होता है। तो इसमें प्रोटॉन्स की संख्या ज़्यादा है, इसमें प्रोटॉन्स की संख्या कम है, यानी इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यानी नेगेटिवली चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन एक ज़्यादा है, इसमें क्या एक प्रोटॉन ज़्यादा है, ठीक है। मैं एक सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ, तो इसमें प्रोटॉन यानी प्लस चार्ज और सेम चार्ज, इसमें नेगेटिव चार्ज यानी माइनस वाला चार्ज और सेम चार्ज, और हमारा डायपोलिक का जो डेफिनेशन है वो क्या है, इक्वल चार्जेज एंड अपोजिट नेचर के, तो दोनों में क्या इक्वल चार्जेज हैं, इसमें भी चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻19 कूलम, और इसमें भी कितना है 1.6 × 10⁻19 कूलम, लेकिन ये पॉजिटिव नेचर का है और ये नेगेटिव नेचर का है, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नेचर के दो मॉलिक्यूल है जिनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, ये कुछ डिस्टेंस है, और यही हमारा क्या एक डायपोल बनाता है। हमारा डायपोल का क्या डेफिनेशन था कि दो अपोजिट चार्ज जो सेम मैग्नीट्यूड का हो, अगर दोनों एक कुछ दूरी पे लोकेटेड हो, यानी कुछ दूरी पर हो, तो उसे हम डायपोल कहते हैं, ठीक है। सेम क्राइटेरिया हमको यहाँ पे दिख रहा है, ये क्लोरीन एटम का पॉजिटिव सेंटर और ये सोडियम एटम का पॉजिटिव सेंटर, दोनों के बीच डिस्टेंस है, दोनों में चार्ज सेम है, दोनों का अपोजिट नेचर है, तो ये डायपोल है, ठीक है। और दोनों के बीच क्या लगता है, कूलम फोर्स लगता है, कूलम का फोर्स लगेगा ना, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दोनों में अट्रैक्शन होता है, इसीलिए दोनों क्या एक दूसरे को जकड़ के रखते हैं, और जकड़ के रखने के कारण क्या होता है, एक मॉलिक्यूल बन के रहता है। वरना एक क्लोरीन आइटम अलग था, एक सोडियम आइटम अलग था, अगर दोनों नहीं मिलता, ना ही हमको नमक मिलता, हम लोग ना ही नमक खा पाते, तो कूलम फोर्स के कारण यहाँ पे जुड़े रहते हैं। और ये किस लिए जुड़े रहते हैं, तो वो केमिस्ट्री का चीज़ है जिसमें आपका समझाया जाएगा केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, ऐसे, तो वो अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक फिजिक्स का चीज़ें जो चीज़ होती है वो समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि आप हमें जनरल लाइफ में जो एक एग्जांपल मिलता है, और ये देखिए, हाँ दोनों इतना स्ट्रॉन्ग इसलिए टाइटली रहते हैं, मतलब इसलिए इतना मॉलिक्यूल जो सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल इसलिए इतना टाइटली बॉन्डेड होते हैं क्योंकि दोनों के बीच डिस्टेंस बहुत कम है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है। एटम्स को हम देख नहीं सकते, मॉलिक्यूल्स को हम देख नहीं सकते, तो सोचिए वो कितना छोटा है, और दोनों के बीच डिस्टेंस कम होने से क्या होता है, हमारा कूलम फोर्स क्या होता है, F = K Q1Q2/r² होता है, यानी डिस्टेंस का इन्वर्सली डिपेंड करता है फोर्स। तो अगर डिस्टेंस कम होगा, ये कम होगा, तो फोर्स क्या बढ़ जाएगा, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होने के कारण क्या होता है, फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाता है, और दोनों एक दूसरे से चिपक के रहते हैं, और नमक बनता है, हम लोग खाते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक जनरल लाइफ में जो हमारा एग्जाम्पल होता है सोडियम क्लोराइड का, ठीक है, ये एक डायपोल है, ओके। अब इसी तरह उसमें आप निकाल सकते हैं, एक नमक को लाइए, लेकिन वो होगा नहीं, सोडियम को रखिए, क्लोरीन को रखिए, ठीक है, इस तरह से ये एक्सियल लाइन बनेगा इसका, यहाँ पे एक पॉइंट लीजिए, और दोनों के कारण आप निकाल लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे वो फॉर्मूला लगा के बिल्कुल निकाल सकते हैं आप निकाल सकते हैं। आप क्या कीजिए, आप गूगल में सर्च मार लीजिए कि सोडियम और क्लोराइड के बीच, सोडियम और क्लोरीन के बीच जो सोडियम क्लोराइड का जो मॉलिक्यूल होता है उसका जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या है, तो ये आपको पता चल जाएगा, डायपोल लेंथ पता चल गया। अब कितना दूर एक मॉलिक्यूल से रख रहे हैं ये आपको लैब में करना होगा, लैब में कीजिए, ये डिस्टेंस निकालिए और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए। किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से 2 Kp/r³ से,
P कैसे निकलेगा, P निकलेगा Q इंटू 2A। तो चार्ज आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ये आप गूगल से पता कर चुके हैं यहाँ पे, और ये आप खुद कितना दूर में रख रहे हैं तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। आप कैलकुलेट कीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो आप ये कर सकते हैं, पर कोई नहीं करता है, वो मुझे पता है, मैंने खुद भी नहीं किया है, क्योंकि ये इंडिया है जहाँ पे सिर्फ पढ़ाया जाता है, सिर्फ रट्टा मरवाया जाता है। आपको एग्ज़ाम में से पास करवाया जाता है। जो IIT करता है, प्रेशर कुकर बना के रख दिया सब बच्चों लोग को IIT, क्या बोले इसके बारे में, चलिए छोड़िए। तो यहाँ तक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ख़त्म हो गया एक एक्सियल लाइन में। अब हम लोग दूसरा लेंगे, किसी एक पॉइंट, जो पॉइंट हमारा लोकेटेड कहाँ रहेगा, इक्वेटोरियल लाइन पे। तो अब हम लोग उसको करेंगे।